हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में जो भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं उन सभी को साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसके साथ साथ में ये जो क्लास है ये आपकी एयरफोर्स हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, जो आपको पता होगा कि पीटी का अभी आपका सिलेबस आ गया है और उसके फॉर्म भी जल्दी नेक्स्ट मंथ तक आपके सबमिट किए जाएंगे, और यूपी लेखपाल। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि आपकी जो भी जहाँ भी आपका करंट अफेयर आता है वहाँ पे आपकी ये क्लास बहुत रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो टैगलाइन है, अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा आपके दिमाग में। तो आपको एक इस तरीके से चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जिस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ आपके पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में एक मैप टाइप का आपका बनता रहे, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण और दूसरा ऑफलाइन बैचेस में ज़्यादा बिजी होने के कारण आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब आज से आपकी 15 मार्च 2021 से आज के आपके सभी क्लासेस जो भी क्लास मैंने आपका वादा किया था वो सभी क्लास आप लोगों की एज इट इज क्लास आज से चलने वाली है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने अभी आपने जितना प्यार बना के रखा है इसी तरीके से आप लोग क्लास शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे डेली की डेली अपडेट पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन पे जाके आपको बेल आइकन प्रेस करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज जो प्रश्न बने हुए हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि मिताली 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला यहाँ पे बन गई हैं। अब देखो यहाँ पे बात पहले नंबर थोड़ी सी यहाँ पे बात समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को क्या याद रखना है, यहाँ बात हो रही किसकी, मिताली की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय महिला टीम है उसी की ये क्या है, कप्तान है, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे आपने देखा कि अभी तक इंडिया टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे, विराट कोहली थे, उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही जो महिला टीम की कैप्टन है वो कौन है, मिताली राज। और इन्होंने अभी हाल ही में एक क्या किया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 10,000 रन बनाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आ जाता है, 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिताली राज है। और जैसा कि आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा ये है मिताली राज, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। भारत की पहली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत की पहली टीम की कप्तान मिताली राज 12 मार्च 2021 को 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेट और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट यहाँ पे बन गई हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई ये जो वर्ड की बात हो रही है तो वर्ड की आपको लोगों को याद रखना है कि दूसरी महिला क्रिकेट यहाँ पे बन गई हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत के लिए अपना 212वां एक दिवसीय मैच खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान ये इतिहास रचा। अब देखो होता क्या है कि आप लोगों ने अगर वन लाइनर तरीके से आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप करंट अफेयर को छू भी नहीं पाओगे। करंट अफेयर को आपको क्या होता है कि एग्जाम में फंसाया जाता है। फंसाने का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल्स एक मैपिंग के तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 10,000 रन जो बनाए हैं उनका कौन सा मैच था, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 212वां मैच इन्होंने खेला था। और किसके खिलाफ बनाए रन है, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के साथ में इनका जो मैच चल रहा था उसी में क्या किया गया, इन्होंने 10,000 रन यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और कौन सा मैच था, तो तीसरे मैच में इन्होंने क्या कर लिया है, 10,000 रन को अपने पूरे कर लिए। और अगर डेट को आपसे पूछा जाए तो 12 मार्च की यहाँ पे डेट आपको याद रखनी है। तो जो साथी अगर प्रश्न को आप नोट कर रहे हैं, पेन कॉपी लेके अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास में अगर रिटन डाटा आपके पास में होगा तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जो भी साथी इसकी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल है पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको डेली की डेली पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। तो
आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि रामबन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं रामबन ने ई सुविधा नाम से मोबाइल ऐप विकसित की। यहाँ पे अब देखो होता क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण क्या है, कई सारे ऐप्स और बन के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर करके कुछ और इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से देखा जाए जीएसटी हो गया या सीए हो गया, ये सभी चीज़ें मैं क्या करूँगा आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा। आप लोगों को कहीं परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रामबन ने ई सुविधा नाम से मोबाइल ऐप विकसित कर लिया है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है समझते हैं। यहाँ पे देखो ई सुविधा का मतलब सबसे पहले नंबर पे समझ लेते हैं ई सुविधा क्या है। देखो ई सुविधा से मतलब जहाँ पे ई शब्द अगर लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से मतलब हो गया, मतलब यहाँ पे डिजिटल की बात हो रही है। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप की बात हो रही है कि वो एक मोबाइल ऐप क्या कर लिया, विकसित किया। किसने विकसित किया? तो रामबन ने यहाँ पे विकसित किया। अब जरा इसको एक एक पॉइंट को डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि जम्मू और कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नामक से एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित कर लिया है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रामबन मतलब ई सुविधा के लिए आपका एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं ये आखिर किस किस के लिए उपयोगी होगा। यह कई सार्वजनिक वितरण सेवाओं विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से पेटीएम होता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक ही ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसकी और बात करते हैं, लोगों को मोबाइल फोन पर एक क्लिक के साथ सभी बुनियादी सेवाओं के साथ में, बुनियादी का मतलब होता है बहुत बेसिक, यानी जो जिसकी ज़रूरत होती है बुनियादी की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे प्लम्बिंग हो गया, प्लम्बिंग का मतलब जैसे कोई किसी को पाइप अगर ठीक करना है, जैसे देखा हो घर की जो क्या नाम, घर में एक पाइप होता है तो पानी इधर से उधर ले जाना, तो उसको प्लम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स हो गया, चिनाई हो गया, चिनाई का मतलब हो गया मकान को बनाना हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, बढ़ईगिरी से मतलब क्या हो गया, जैसे तखत बनवाना होगा, कुर्सी चेयर बनवाना, इनको बढ़ईगिरी बोला जाता है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुशल नौकरियां तक प्रदान करेगा। यानी कि सीधा सा तात्पर्य हो गया कि रामबन ने ई सुविधा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये क्या करेगा, जम्मू कश्मीर में विकसित किया गया है। इसी के साथ साथ में क्या होगा कि ये कई सारे क्या करेगा, वहाँ बुनियादी सेवाओं को क्या करेगा, लॉन्च करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को, और ये एक सुंदर सी तस्वीर मैं आप लोगों के लेके आया हूँ, क्योंकि जब आपका दिन अच्छा जाता है, जबकि सुबह अच्छी होती है, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा चला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जितने भी साथी क्लास को, लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों को, अपने जितने भी साथी हैं जो भी टेट सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी को क्लास को जरूर शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पे क्लास हो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी तरीके से आपको फ्री क्लासेस है और फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बात हो रही उत्तराखंड के सीएम ने 11 मंत्रियों को शामिल कर लिया है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने अभी क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अगर इस्तीफा दे दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा कि वहाँ की सरकार जो है और वो पद खाली रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई दूसरा सीएम यहाँ पे चुन के आएगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब उत्तराखंड के जो सीएम हैं वहाँ पे 11 मंत्रियों के साथ में इन्होंने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया गया। अब जरा बात कर ले, अब अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, तीरथ सिंह रावत यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहले क्या था, पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब कौन है, तीरथ सिंह रावत। तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो 12 मार्च 2021 की बात यहाँ पे हो रही है और मंत्रिपरिषद को इन्होंने विस्तार दे दिया। मतलब मंत्रिपरिषद का मतलब हो गया कि जो भी इनके विधायक थे उन्हीं को साथ में क्या इन्होंने शपथ ग्रहण को सही किया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि राज्यपाल ने बेबी रानी मौर्य, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई राज्यपाल, उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य हैं। राजभवन में 11 मंत्रियों को पद की शपथ यहाँ पे दिला दी है। ठीक है, अब वो कौन है ये आपसे इतना डिटेल्स में नहीं पूछेगा ये, क्योंकि ये यूपीएससी तरीके से इस तरीके के प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे, उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये वंशीधर हो गया, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग
पढ़ लेंगे जैसा कि इसमें बताया गया है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं गदरपुर के विधायक अरविंद सिंह पांडे ने संस्कृत में शपथ ली, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, उत्तराखंड के जो क्या नाम है 11 मंत्रियों के साथ में अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें कौन से मंत्री ने आपकी क्या यहाँ पे क्या नाम है संस्कृत में यहाँ पे शपथ ली है। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद पांडे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, ये कौन है, उत्तराखंड के सीएम। ठीक है ना, बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर जरूर करें। अपने नए साथी, जितने भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप क्लास शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी तैयारी है वो बहुत डिटेल्स में करवाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदल गया है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रावलपिंडी की जब बात आती है, किसकी बात आती है, रावलपिंडी की जब बात आती है तो आप लोगों को पता हो रावलपिंडी के नाम से एक ही लोग फेमस है, कौन है, वो है शोएब अख्तर। ये फोटो में आप लोगों को दिख रहे हो। और ये इनकी अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं, ये आपके पाकिस्तान के हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। रावलपिंडी की जब भी बात होगी या इनको बोला जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ, शोएब अख्तर, यानी कि ये इतनी स्पीड से गेंद को फेंकते हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ, रावलपिंडी के KRL यानी कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम बदल गया है। ठीक है, जरा हम लोग बात करते हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रावलपिंडी KRL के नाम बदल दिया गया है। ठीक है, शोएब अख्तर के रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे आपके कौन हो जाते हैं, शोएब अख्तर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है शोएब अख्तर कहाँ का खिलाड़ी है, कौन से देश का खिलाड़ी है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान पाकिस्तान के लिए, तो ये भी आपको डाटा याद रखना है, 47 टेस्ट खेले हैं, 163 ODI खेला। ODI का मतलब होगा वनडे इंटरनेशनल हो गया, और करीब करीब 15 T20 यहाँ पे भाग लिया हुआ है। अगर इनकी हम बात करें तो कुल इनके नाम पर इतने विकेट दर्ज हैं, तो ये भी आपको क्या है, एक आंकड़ा, बहुत बेहतरीन आंकड़ा है इनका, और ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीजें, आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर चीजें आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको जो भी समस्या है आप पर्सनल मैसेज करके वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा रोजगार में पहला स्थान मिल गया है। अब जरा इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो, जहां पे आपको एक शब्द आता है मनरेगा, तो मनरेगा से क्या हुआ, कभी कभार प्रश्न इस तरीके से पूछ लेता है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी को आंसर यहाँ पे क्या बताना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसा कि यहाँ पे देखो फोटो में आप लोगों को दिखा है, तो ये भी आप सभी क्या करेंगे, साथ ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मनरेगा जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक रोजगार गारंटी होती है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और उसके तहत क्या होता है, जो भी मजदूर होते हैं ये काम को पूरा करते हैं। उसमें अगर हम बात करें पूरे जो स्टेट हैं, स्टेट के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहला स्थान हासिल करने वाला कौन स्थान हो गया है, छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मनरेगा रोजगार में पहला स्थान पाने वाला कौन सा प्रदेश है, तो आंसर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके और पॉइंट क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान यहाँ पे मिल गया है। ठीक है ना, इसके बाद में आप लोगों को क्या याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिनों का रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के मुकाबले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ डाटा देख के मानव दिनों को रोजगार सृजित करने का अब तक वृद्धि है। पश्चिम बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को चीजें याद रखनी। ठीक है ना, तो आप सभी को क्या है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बात हो रही है मनरेगा में रोजगार में पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो आपका स्टेट है, वो स्टेट कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, देखो होता क्या है कि
एग्जामिनर इतना चालाक हो जाता है कि वो आपसे पहला नहीं पूछता, वो आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि दूसरे स्थान पे कौन रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ने दूसरा रैंक आपको क्या यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, जबकि असम और बिहार ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा में पहला स्थान प्राप्त करने वाला कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरे नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात यहाँ पे हो रही है। और जबकि तीसरे रूप पे आपको असम और बिहार ने संयुक्त रूप से क्या तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि इसी कारण से क्या है, यहाँ पर रोजगार देने की ज्यादा बात सरकार के द्वारा कही जाती है, और वो आपके मनरेगा के अंतर्गत ये चीजें सभी आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है, इसका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है। और पहले नंबर पे कौन, अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कितने करोड़ रुपए, करीब 15 करोड़ रुपए मतलब रोजगार देने की बात यहाँ पे की गई है, रुपए देने की बात की गई है। ठीक है, तो आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल यहाँ पे बना दिया गया है। तो आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे शुरुआत की गई है। तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बेंगलुरु यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। देश का पहला केंद्रीय वातानुकूलित टर्मिनल जल्द ही चालू होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वातानुकूलित की। तो वातानुकूलित को यहाँ पे इंग्लिश में एसी बोल देते हैं, यानी एयर कंडीशन यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोगों को याद रखनी। होता क्या है, कभी कभार इंग्लिश में जो प्रश्न आपसे क्या होता है उसको इंग्लिश में हिंदी में आपको लिख के दे दे तो आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 314 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल मार्च 2021 के अंत में स्थापित होने वाला है। और ये कहां बनने वाला है, तो अभी मैंने आपको बताया था बेंगलुरु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या रखना है, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बैयप्पनहल्ली क्षेत्र में बेंगलुरु का तीसरा रेलवे टर्मिनल है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता, तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। ठीक है, ये किसके नाम पे यहाँ पे चीजें की जा रही, तो भारत रत्न है कौन है, एम विश्वेश्वरैया, उनके नाम पे क्या है यहाँ पे बेंगलुरु में तीसरा रेलवे टर्मिनल ये शुरुआत की जा रही है। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, पूरा का पूरे तरीके से फुल एसी यहाँ पे बात की जा रही है। कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, बेंगलुरु में इसको ओपन किया जा रहा है। ठीक है, मार्च के अंत तक ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ईबी राजधानी बनेगी दिल्ली। अब देखो जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही ईबी की। तो पहले नंबर पे तो यही समझ ले ईबी आखिर है क्या। यहाँ पे ईबी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। किसकी बात हो रही, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय देखा होगा आपने डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि आपके जो वाहन है जैसे जो नए वाहन इस समय अब जो लोग जो खरीदेंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन के तौर पे वहां पे प्रयोग किए जाएंगे, जिससे क्या होगा वो क्या नाम अपने जो वाहन होंगे उनको चार्ज कर सकेंगे। जैसे देखा होगा ई रिक्शा चलता है तो ई रिक्शा को क्या पहले चार्ज किया जाता है और फिर उसको क्या रोड पे चलाया जाता है। इसी तरीके से क्या होगा, जो भी वहां पे गाड़ियां होंगी इन सभी को देखरेख करेंगी। ठीक है, तो अब जरा हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने, तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कौन है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, कैलाश गहलोत हो जाएगा। ठीक है, हर 3 किलोमीटर, तो ये भी आपसे प्रश्न फैक्ट में पूछा जा सकता है, 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के निर्णय हवाला देते हुए दावा किया गया दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी बन जाएगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जैसा कि पता है कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। ठीक है, सरकार के प्रमुख स्थानों पे 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ ये आप लोगों को याद रखना है कितने चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, 500 के साथ साथ में 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के नाम पर पहले का निविदा जारी कर दिया गया है। और ये अगर इनकी बात करें तो ये दिसंबर 2021 से चालू हो जाएंगे। कुल मिला के क्या है कि अभी इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 से 7 महीने अभी लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, कैलाश गहलोत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कितने चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितने सार्वजनिक का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे जैसे बाजार कोई होगी वहाँ पे लग जाएगा तो सार्वजनिक स्थान, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लो कोई अगर सब्जी लेने जाता है तो अगर ये चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वहाँ पे का चार्ज कर सकता है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी किस तरीके से चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आपकी जो भी क्लासेस थी वो नहीं हो पा रही थी कुछ पर्सनल रीजन के कारण से, और ऑफलाइन बैचेस के कारण में इतनी क्लासेस थी तो वहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अब आज से आपकी जितनी भी क्लासें हैं करंट अफेयर की क्लास तो आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी साथी आपको जैसा कि पता होगा यूपीएसआई हो गया और आपका यूपी का जो पीटी है, इसके अभी आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं, तो आप लोग इसको फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। और एक फॉर्म अभी आप चल रहा है एमटीएस का फॉर्म चल रहा है, जिस साथी ने अभी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है वो साथी एमटीएस का फॉर्म जरूर भर देगा जाके, ठीक है ना। आगे जरा हम लोग समझ लेते हैं कि आगे आपको क्या क्या चीजें और याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो बात यहाँ पे क्या हो रही है, एनसीआरबी ने मनाया अपना 36वां स्थापना दिवस, ठीक है ना। तो अभी आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा कि एनसीआरबी जो है इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 36वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। अब जरा हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई एनसीआरबी आखिर है क्या। तो इसको अगर इसका पूरा नाम यहाँ पे बात करें तो ये आपका पूरा नाम याद रखना है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यानी देखो होता क्या है कि जो भी आप नेशनल के तरीके पे राष्ट्रीय तौर पे जितना भी क्राइम होता है तो इनके पास में एक डाटा होता है कि कौन से देश में कौन से प्रदेश में कितना यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है, क्या क्या चीजें और इसमें होने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप सभी को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही में इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनसीआरबी ने अपना अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 36वां स्थापना दिवस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसके जो गृह सचिव हैं वो अजय कुमार भल्ला है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि इसके गृह सचिव कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अजय कुमार भल्ला यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनसीआरबी एक भारतीय, अगर इसकी हम बात करते हैं, एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और उसको विश्लेषण करने के जिम्मेदार होती है। मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या करता है, सभी देशों के सभी देश हो गया, सभी प्रदेश हो गए, उन सभी का डाटा क्या कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में उन चीज़ों को विश्लेषण करता है कि भाई इस शहर में इतने क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, अगर ये कारण बढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों का सही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। इसकी स्थापना बस 1986 में यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को साथ में याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनसीआरबी यहाँ पे आपको बोला जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग कॉपी पेन लिए बैठे तो इसको नोट डाउन जरूर करते चलें, जिससे क्या होगा आपको डेली की डेली जो करंट अफेयर है वो तैयार होती चलेगी, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं जरा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आगे बात क्या हो रही है कि भोपाल में 27वां हुनर हाट आयोजित किया रहा, क्या हो रहा है, भोपाल में 27वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है। अब देखो इसकी हम लोग बात समझ लेते हैं। यहाँ पे बात क्या पॉइंट हो रही है, यहाँ पे अब आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे हुनर हाट की बात हो रही है। अब देखो हुनर हाट क्या होता है पहले नंबर पे, तो इसको जान लेते हैं। देखो हुनर हाट को अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक क्या नाम है लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ बोली थी, लोकल वोकल फॉर लोकल, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो आपकी लोकल की चीज़ें उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा और बढ़ावा देने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ की जो रोजगार जो क्या नाम बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार वहाँ पे देने की बात की जाती है। सॉरी, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या किसी को नहीं होगी। तो ये अब यानी कि 27वां जो मनाया गया है ये कहाँ पे मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपका भोपाल में, इसको मनाया गया है, ठीक है ना। ये कौन से नंबर का मनाया गया, 27वां मनाया गया और कहाँ पे मनाया गया, भोपाल में मनाया गया। कब, मध्य प्रदेश में मनाया गया और कितनी तारीख को, 12 मार्च को ये मनाया गया है। ये 21 मार्च 2021 को लोकल फॉर वोकल विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 21 मार्च को वोकल फॉर लोकल के लिए क्या किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा आदि के कारीगर बिक्री और प्रदर्शन के लिए दुर्लभ, सुंदर और शानदार स्वदेशी वस्तु का निर्माण लाए हैं। यानी कि इतने प्रदेश के लोग यहाँ पे क्या है, हुनर हाट के तरीके लगाए कि बस मान लो जैसे देखा होगा आपने कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर बनाता है, बनाने के बाद में उसको मेले में ले जाता है जिस तरीके से, उसी तरीके से हुनर हाट है ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया, भोपाल में,
और स्टेट की बात करें तो एमपी में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको रेड बटन दिख रहा होगा और वहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो आपका अपलोड करूँगा तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई इसकी क्लास चल रही है। ठीक है ना। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, और शेयर करने के साथ में आज आपकी कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी क्लास हुई है, तो आज आप लोग क्या करिए, आज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्या चीज़ें और बदलाव इसमें होनी चाहिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और यूट्यूब पे तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब आप लोगों को कर ही लेना है। ठीक है, अगर जो साथी को चैनल का नाम नहीं पता है तो सभी साथी क्या करेंगे, पाठशाला विद गौरव के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो साथी बिल्कुल नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी इस समय चल रही होगी, और बहुत आप अपने जो भी आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता से आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।